हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2020 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का PYQ करने वाले हैं और इसका पेपर कोड आप देख रहे होंगे, मैंने लिखा है 100303। तो चलिए 2020 का हम लोग देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, उसका हम लोग आंसर देखेंगे। 2 मार्क्स का सभी क्वेश्चन है और उसमें आपको 2 नंबर के हिसाब से ही लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लिख देते हैं। सो नो नीड टू राइट, 2 नंबर से ज्यादा आपको मिलेगा नहीं उसमें, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ईच क्वेश्चन कंटेन व्हाट 2 ओनली। तो यू हैव टू राइट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट मार्क्स गिवन टू इन द क्वेश्चन पेपर, यू हैव टू राइट दिस। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है वो ए है हमारा। क्या है, हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। क्या है, व्हाई इज नेगेटिव फीडबैक डिजायर इन एम्पलीफायर एप्लीकेशन। एम्पलीफायर एप्लीकेशन में क्यों नेगेटिव फीडबैक रिक्वायर होता है। तो 2 इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट मैंने दिया है। सबसे पहला तो नेगेटिव फीडबैक स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है, स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है। और दूसरा क्या है, डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करता है, डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करता है, नॉइज को रिड्यूस करता है और स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसलिए हम लोग निगेटिव फीडबैक को एम्पलीफायर एप्लीकेशन में डिजायर करते हैं। चलिए सेकंड नंबर है हमारा, ड्रॉ द वोल्टेज ट्रांसफर कर्व ऑफ द ओपेम। वोल्टेज ट्रांसफर कर्व किसके किसके बीच खींचते हैं, आउटपुट वोल्टेज अपॉन डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट, है ना। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का डिफरेंस हम लोग VD से रिप्रेजेंट करते हैं, VD, एंड आउटपुट को V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए कि जो कर्व हमारा बनता है, कुछ इस टाइप का कर्व हमारा बनता है। ऊपर में हमारा प्लस V सेट जो कि हमारा VCC के बराबर या उससे थोड़ा कम होता है, और नीचे माइनस V सेट जो कि VEE के बराबर या उससे थोड़ा कम होता है। तो ये कर्व हमारा क्या है, ओपेम का है, वोल्टेज कर्व है हमारा। ठीक है, थर्ड कह रहा है स्टेट द बार्कहाउजेन क्राइटेरिया फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू ऑसिलेट विथ फीडबैक। तो आपको पता होगा कि जब भी कोई सिस्टम जो है वो पॉजिटिव फीडबैक के साथ साथ बार्कहाउजेन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और उसमें हम लोग इनपुट प्रोवाइड नहीं कराते, तो वो सिस्टम एक ऑसिलेटर की तरह वर्क करता है। और ऑसिलेटर की तरह वर्क करने के लिए बार्कहाउजेन क्राइटेरिया का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। इसमें पहला बार्कहाउजेन क्राइटेरिया बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द एम्पलीफायर गेन एंड फीडबैक गेन का प्रोडक्ट जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, मींस mod of A beta must be equal to 1। दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ बार्कहाउजेन। और दूसरा क्या बोलता है, द फीडबैक गेन और लूप गेन, सॉरी लूप फेज, टोटल जो फेज शिफ्ट होना चाहिए अक्रॉस ए लूप दैट मस्ट बी 0 डिग्री, 360 डिग्री और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 और 2 पाई होना चाहिए। ये सेकंड क्राइटेरिया है बार्कहाउजेन का। ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी कोई सिस्टम पॉजिटिव फीडबैक विच हैज नो इनपुट विल वर्क लाइक एन ऑसिलेटर, अदरवाइज वो ऑसिलेटर की तरह वर्क नहीं करेगा। तो ये 2 क्राइटेरिया मैंने आपको नीचे दिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग डी में। डी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ इज द एम्पलीफायर डिफरेंट फ्रॉम ऑसिलेटर। वेरी इजी, एम्पलीफायर ऑसिलेटर से कैसे अलग है। तो मैंने आपको 3 डिफरेंस बताए यहाँ पे। 2 इज एफिशिएंट, फर्स्ट एम्पलीफायर जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक पे वर्क करता है, ऑसिलेटर पॉजिटिव फीडबैक पे वर्क करता है। ठीक है, इसका जो फीडबैक गेन होता है वो A/1 प्लस A बीटा होता है, जबकि इसका आप फीडबैक गेन देखोगे तो A/1 माइनस A बीटा होता है। ठीक है, इसमें हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट यहाँ अनिवार्य है, इनपुट देना जरूरी है, जबकि यहाँ पे इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ती है हमको। तो दिस इज द 3 मेजर डिफरेंस बिटवीन एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। कहता क्या है, व्हाई द रिसेप्शन इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूजुअली नॉइजी। देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किस चीज का वेरिएशन होता है, एम्पलीट्यूड का वेरिएशन होता है। किसका, कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी होता है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी होता है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। एंड यू नो द नॉइज जो होता है, द नॉइज इज more affected on the amplitude of any signal, means noise affect amplitude of the signal। किसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड को नॉइज सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, फ्रीक्वेंसी को करता है नहीं, फेज को करता नहीं। कहां पर प्रभाव डालता है, एम्पलीट्यूड पे।
और मॉड्यूलेशन कैसा हो रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसीलिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नॉइज का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। ये सबसे नॉइजी सिस्टम मॉड्यूलेशन टेक्निक है। इसके द्वारा जो सिग्नल रिसीव हम करेंगे उसमें नॉइज का प्रभाव ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो रहा है और नॉइज का प्रभाव एम्पलीट्यूड के ऊपर ज्यादा पड़ता है। चलो नेक्स्ट एफ नंबर क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट इज सेल स्प्लिटिंग, हाउ डज इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ सेलुलर नेटवर्क। सेल स्प्लिटिंग का क्या मतलब है कि एक सेल बना हुआ है हमारा। आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल कम्युनिकेशन में हम लोग पर्टिकुलर एरिया को सेल में डिवाइड करते हैं, है ना, सेल में डिवाइड करते हैं, हेक्सागोनल सेल में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और एक सेल में एक टावर को हम लोग क्या करते हैं, उसके सेंटर पर एस्टेब्लिश करते हैं। तो सेल को फर्दर स्प्लिट करना, छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करना, ठीक है ना, यही सब सेल में उसको डिवाइड करना, ये 2 और मोर स्मॉलर सेल में डिवाइड करना, इसी प्रोसेस को सेल स्प्लिटिंग बोलते हैं। और ये सेल स्प्लिटिंग करने से क्या फायदा होता है, यहां पे मैंने लिखा है जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द चैनल रीयूज। चैनल का रीयूज ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी को प्रिजर्व करता है, फ्रीक्वेंसी को रीयूज करता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी बार बार देने की जरूरत नहीं, एक ही फ्रीक्वेंसी को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। यही कारण है कि ये सेल स्प्लिटिंग जो है ये कैपेसिटी ऑफ सेलुलर नेटवर्क को करता है, इनहेंस करता है, इंक्रीज करता है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जस्टिफाई बीजेटी इज करंट कंट्रोल एंड एफईटी इज व्हाट, वोल्टेज कंट्रोल। तो बहुत इजी है, बीजेटी जो है वो उसका आउटपुट करंट हम लोग इनपुट करंट के द्वारा क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इनपुट करंट क्या है, आईबी, और आउटपुट करंट है आईसी। तो हम लोग आईबी को चेंज करके आईसी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मींस व्हाट, करंट से आप करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में आपने देखा था जेएफईटी में क्या होता है कि गेट टू सोर्स वोल्टेज को हम कंट्रोल करके क्या कर सकते हैं, वहां पे डिप्लीशन रीजन जो अंदर में चैनल के क्रॉस बनता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जब तक डिप्लीशन रीजन वहां पे जितना मेरा, जैसे हम रिवर्स वोल्टेज गेट टू सोर्स बढ़ाते जाएंगे, डिप्लीशन रीजन मेरा बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि पिंच ऑफ कंडीशन हो जाएगा और करंट बिल्कुल कम फ्लो होगा। इट मीन्स व्हाट कि हम वोल्टेज को यहाँ चेंज कर रहे हैं, गेट टू सोर्स वोल्टेज को, और करंट ड्रेन करंट को हम वहां पे क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो ये वोल्टेज कंट्रोल करंट और वो हमारा करंट कंट्रोल करंट हुआ। तो इस तरह से जस्टिफिकेशन दे सकते हैं आप। नेक्स्ट कह रहा है कि नेम द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन द लाइटली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। तो जो भी ब्रेकडाउन होता है तो रिवर्स बायस कंडीशन में ही होता है। दो प्रकार का ब्रेकडाउन हमने पढ़ा, एक जेनर ब्रेकडाउन, एक एवलांच ब्रेकडाउन। तो जेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो कहाँ होता है, तो वो हैवली डॉप्ड जंक्शन पे होता है, याद रखना है। जबकि एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है वो लाइटली डॉप्ड पीएन जंक्शन पे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एवलांच ब्रेकडाउन। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एच का ये आंसर हो गया। इसके बाद आपको दो क्वेश्चन और इसमें है, दोनों आपका मॉड्यूल 4 से है, आई थिंक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से है। वो हम लोग देखते हैं, जगह नहीं बचा, नहीं तो उसको भी लिख देते हैं, आप पहले इसको लिख लीजिए। चलिए तो फर्स्ट का हम लोग आई देखते हैं। पता नहीं ये 2 मार्क्स में दे दिया, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन किस तरह से हम लोग लंबा क्वेश्चन करेंगे, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए था, है ना। चलिए देखते हैं, ग्रे कोड ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड। इसको रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट n/2 वैल्यू जो होता है वो लास्ट n/2 वैल्यू जो होता है उससे कंपेयर हम कर सकते हैं, बराबर होता है रिवर्स ऑर्डर में, इसलिए इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड बोलते हैं, ग्रे कोड को। ठीक है, तो ग्रे कोड को हम लोग रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड बोलते हैं। जैसे ये आप देखिए कि फर्स्ट n/2 एंड दिस लास्ट n/2 बोथ आर व्हाट, सेम इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब आपको इसमें दिया है 396, जो कि आपको यहाँ पे डेसिमल में दिया है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, तो ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, देखो कन्वर्जन सिस्टम इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस, इसलिए डिजिटल में मैंने नहीं बताया है। अब जो चीज सिलेबस में नहीं दिया हो वो चीज अगर तुमसे पूछ देगा तो इसमें फॉल्ट तो हम अपना तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया है, पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। सिलेबस में ना दिया हो तो कुछ भी पूछ सकता है, तो उतना आदमी को ये थोड़ी पता हो क्या पूछेगा। तो कन्वर्जन सिस्टम इज नॉट गिवन,
चलते हैं, क्वेश्चन अगर दिया है तो हो सकता है रिपीट कर दे। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व, इसको हम पहले बाइनरी में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं, गिवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 198, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, 198 को 2 से करेंगे 99 आएगा, अगेन रिमाइंडर 0 बचेगा। 99 को 2 से करेंगे तो 98 तो हो जाएगा और एक हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो 99 को 2 से भागा देंगे 49 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। उसी तरह 49 को 2 से भागा देंगे तो 48 तो कटेगा, 48 आएगा, 48 24 टाइम्स, रिमाइंडर 1 बचेगा। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। उसी तरह 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहां इसके बाद हम लोग गए हैं, तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक ये पूरा का पूरा हमारा कट ना जाए। तो 12 यहां आया, कोसेंट 12 कोसेंट को 2 से हमने फिर से डिवाइड, 2 से ही करना है क्योंकि बाइनरी में 2 ही होता है, 0 1, तो 2 से ही करना है। तो कोसेंट को 2 से डिवाइड किया तो आया 6, रिमाइंडर 0। अब फिर यहाँ पे हमारा जो कोसेंट आया 6, उसको 2 से करेंगे 3, रिमाइंडर 0। 3 को 2 से करेंगे रिमाइंडर 1। ठीक है, 1 बार कटेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 को 2 से करेंगे तो 0 कर देना है और रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 को 2 से करेंगे तो निगेटिव में चला जाएगा, तो रिमाइंडर। तो अब आपको जो नीचे आप देख रहे हैं वो LSB है, ठीक है ना, और ऊपर देख रहे हैं वो MSB है। ऊपर देख रहे हैं वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो हम नीचे से लिखना शुरू करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से लिखना शुरू किए तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में। ये डेसिमल में था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में। अब देखो ग्रे कोड के लिए हमको क्या करना होता है, देखो ये हमारा B0 है, दिस इज व्हाट B0, दिस इज B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। ठीक है, ऐसा हमारा अरेंजमेंट है। तो ग्रे कोड के लिए हम लोग B0 B1 का क्या निकालते हैं, एक्सॉर निकालते हैं। अब आपको पता है एक्सॉर में A B और A एक्सॉर B, ठीक है, ये 0 0 होगा। तो जब भी हमारा वैल्यू 0 0 सेम होगा, एक्सॉर इसका 0 आएगा। और एक भी बिट चेंज हुआ, जैसे 0 1 की बात करें तो 1 होगा, या 1 0 की बात करें तो ये क्या होगा, 1 होगा। अगेन 1 1 सेम बिट है तो क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपको याद रखना है। देखो ना, सेम बिट है 0 0, तो वैल्यू क्या होगा, 0। फिर उसी तरह B1 एक्सॉर B2 करना है, तो यहां से आप ले लीजिए, 0 और 1 को करना है आपको। बिट चेंज है, वैल्यू 1, बिट सेम है, वैल्यू 0, बिट चेंज है, वैल्यू 1, बिट सेम है, वैल्यू 0। उसी तरह यहाँ पे बिट सेम है, वैल्यू 0, बिट चेंज है 1, बिट सेम है, वैल्यू 0, और लास्टली हमको एक बच गया, आगे तो कुछ नहीं था तो उसको हमको रिपीट कर लेना है। अब आपको यहाँ से इसका ग्रे कोड लिखना शुरू करना है। तो कहाँ से आप ग्रे कोड, नीचे से लिखेंगे हमेशा। डिजिटल में हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 0 1 0 0 1 0 1 0, और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रे कोड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो 2 396, सो 396, this is equal to 1 0 1 0 0 1 0 1 0 इन ग्रे में हमारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग लास्ट देखते हैं, जे नंबर क्वेश्चन। देखिए कुछ लॉजिक गेट्स दिए हुए हैं और आउटपुट हमको लेना है। 3 इनपुट है, ए बी और यहाँ पे सी। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कितने गेट लगे हुए हैं। 2 टाइप के गेट लगे हुए हैं, एक हमारा नैंड गेट है और ये हमारा नॉर गेट। ठीक है, चलो तो नैंड गेट का आप जानते हैं कि नैंड गेट का जो आउटपुट होता है वो क्या हमारा मिलता है, ए बी कंप्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक बबल लगा हुआ है। जब भी गेट के पास बबल लगा होता है इसका मतलब है कि वहां नॉट गेट लगा हुआ है, मींस
अगर मैंने यहां आपको ऐसा दिया है, लेट अस सपोज, और यहां बबल लगा दिया, इसका मतलब है कि दिस गेट इज इक्विवेलेंट टू लाइक दिस, ये हमारा ऐसा होगा, ठीक है, नॉट गेट यहां लगा होगा, पूरा ना बना के एक बबल लगा दिया जाता है। इट मीन्स दैट कि यहां जो इनपुट आएगा, ये इनपुट ए बी, और यहां जो आएगा दैट इज नथिंग बट व्हाट, बी नॉट। तो यहां आपको मिलेगा ए बी, ठीक है, इनटू बी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट, ठीक है, एकदम हमको सीरियल वाइज करना है। अब यहां से हमारा इनपुट क्या है, यहां बी, और यहां पे इनपुट क्या है, ये दिस वन, ये यहां आ गया। तो अगेन इट विल बी ए बी कंप्लीमेंट, ठीक है ना, इनटू बी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, ए बी डबल कंप्लीमेंट प्लस बी का डबल कंप्लीमेंट, ऐसा हम कर सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ लगा करके। सो दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी, और यहां से अगर हम a प्लस वन निकाल ले, यहां b लिख दे, तो a प्लस वन को हम लोग केवल क्या बोल सकते हैं, वन बोल सकते हैं। a प्लस वन इज नथिंग बट इक्वल टू वन, ठीक है। तो a प्लस वन हमारा क्या हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। तो आगे अब यहां बी हो जाएगा, कहां का आउटपुट हमको मिल गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आउटपुट हमको मिल गया बी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं, इसका चेक करते हैं। सो यहां पे क्या आ रहा है, ये, और यहां क्या आ रहा है, सी, यहां पे नॉट लगा हो तो सी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हम चेक करते हैं क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां हो जाएगा ए बी कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट, ठीक है, और इसके साथ सी कंप्लीमेंट, ठीक है ना, और ये पूरे का होल कंप्लीमेंट, ठीक है ना, क्योंकि एक्स और ये हमारा कौन सा गेट है, सॉरी एक्स और नहीं, ये हमारा नॉर गेट है, और नॉर गेट का हमारा क्या होता है, नॉर गेट में अगर हम देखें तो यहाँ ए बी, यहाँ ए प्लस बी होल कंप्लीमेंट। तो यहां से एक इनपुट आ रहा है दिस वन, और यहां से सी कंप्लीमेंट। तो चलिए अब इसमें हम लोग कोशिश करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ लगाने का, ठीक है। तो पहले ऊपर वाला हम हटा देते हैं, ए बी, ठीक है, यहां बी लाइक दिस, ठीक है ना, ये पूरे का इनटू सी डबल कंप्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ मैंने लगाया है। यहां हो जाएगा ए बी कंप्लीमेंट, और यहां पे बी कंप्लीमेंट इनटू सी, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ यहां लगा दिया तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा और कंप्लीमेंट अलग अलग हो जाएगा, और इसको वन, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। चलिए अब इसको क्या कर सकते हैं, इसमें लगाएं ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, और यहां बी सी, ये सारे स्टेप्स हैं। दिस इज व्हाट ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, बी और बी कंप्लीमेंट हमारा अगेन क्या हो जाएगा, बी कंप्लीमेंट, ठीक है ना।
सी को बाहर रहने दें, यहां से निकाल लें बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट सी। क्या हो जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो यहां मिला बी और यहां मिला हमारा बी कॉम्प्लीमेंट सी। इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों का हम लोग नॉर गेट से कर रहे हैं। तो यहाँ y हमारा हो जाएगा b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी का होल कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसा अगेन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ b प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज b कॉम्प्लीमेंट b प्लस b कॉम्प्लीमेंट c, ये 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से डी मॉर्गन्स लॉ लगा करके आप इसके आउटपुट को क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं और देख सकते हैं।